वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अब्सार आलम लाइव। पीटीआई के अंदर एक मरतबा फिर से रिफ्ट्स बहुत वाजे होना शुरू हो गए इमरान खान की रिहाई को लेके। पहले 5 अगस्त की बात हुई और अब 90 रोज की एक बात की जा रही है और साथ ही साथ मुज़ाकरात का भी अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है। इस सारी चीज़ को डिस्कस करते हैं, ये क्या मामला है। इमरान खान के बेटे भी पाकिस्तान आ रहे हैं, ये भी कोई खबर चल रही है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले बात कर लेते हैं अस्सलाम वालेकुम। पहले बात कर लेते हैं, हमारे लास्ट पॉडकास्ट में हमने जिस चीज़ पे डिस्कशन की थी और एक क्लिप हमारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। यही हम फेक न्यूज़ की, प्रोपेगेंडा की बात करते हैं हमेशा। हमने प्रोग्राम्स में भी इस चीज़ को डिस्कस किया है, हाईलाइट किया है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? कुछ भी नहीं, हमारा क्लिप वायरल हो गया है। हाउ आर यू फीलिंग? हमारा क्लिप वायरल हो गया है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और फेमस होके कैसा लग रहा है? हमारा जो डिजिटल डिपार्टमेंट है उन्होंने उसके ऊपर जो हेडलाइन दी थी 7 क्वेश्चन मार्क लगा के, उनका मकसद हल हो गया है। मार्केटिंग वर्ड्स और पैसे डॉलर्स। मुझे तो खैर उसमें से क्या मिलना है, लेकिन पर फायदा हुआ है। आप मशहूर हो गई हैं, मिलियंस में लोग आपको देख रहे हैं। पहले मैं अकेले ही मेरे वो लगाया करते थे, तो अब आप भी साथ मुझे बहुत अच्छी पब्लिसिटी है नहीं इस नहीं बारे तो में। देखिए, पब्लिसिटी होती है, अच्छी है बुरी हो। हाँ, वो नहीं, वो देखिए वो एक इंडियन मूवी थी ना, रॉक स्टार, उसने कहा वो एक इसी तरह का ना एक उसका था एडिटर जो उसका प्रमोटर था रॉक स्टार का, तो उसमें कहता है नेगेटिविटी इट सेल्स, उसका स्कैंडल निकालो बाहर, इट सेल्स। तो वो आपका स्कैंडल निकला है। आप हाँ, तो अब लोगों ने, कुछ लोग ऐसे ये अच्छा ये जिन्होंने किया है ना ये सब कुछ, वो आप बदकिस्मती से मेरे साथ सारे वो काम कर चुके हैं। जाहिर है जूनियर हैं सारे मुझसे, चंद एक नहीं है जूनियर, साथ बैठ के खाते पीते भी रहे हैं। लेकिन कोई सूरह फलक अल्लाह ताला ने नाजिल की थी हसद करने वालों के लिए, और कहा गया है कि ये पढ़ा करें बार बार। तो मैं पढ़ता तो रहता हूँ और अल्लाह का शुक्र है बचा हुआ भी हूँ अभी तक, वरना तो जो मेरी ख्यालात हैं। जूनियर्स को सीनियर्स से हसद हो सकता है, या ये उनका मतलब इंटेलेक्चुअली इतने करप्ट हैं? ये तो आपने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी तो है, लेकिन मैं चले उन्हें ये नहीं कहता, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करना चाहिए। बहरहाल ये बात है कि हसद, मुझे तो हसद लगता है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी तो है, हमेशा से रही है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा। अब देखिए ना, आपने भी एक बात की, आपने कहा कि हमारे उस क्लिप को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपने भी वो क्लिप ध्यान से नहीं सुना। किसी ने ध्यान से नहीं सुना। झूठ पता कैसे बिकता है, सबसे जो खतरनाक झूठ जो होता है, अगर हम जर्नलिज्म की, हाँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही था ना, आगे पीछे उसकी क्या चीज है वो नहीं, मैं बताता हूँ लेट मी फिनिश। आपको भी जर्नलिज्म एक लेसन भी मिलेगा, और झूठ और जो थोड़े से सच में झूठ मिला के जो बोला जाता है ना, उससे खतरनाक चीज कोई नहीं होती। अच्छा, सच क्या है? सच ये है कि अब्सार आलम है, तस्वीर है उसकी, उसका क्लिप है, उसका नाम आपने लिख दिया, ठीक है। इसराइल पे बात कर रहे हैं आपने, इसराइल का नाम उसमें आ गया, उस पर बात हो रही है, ये भी सच है। साथ आपने लिख दिया उस पे कि ये इसराइल के हक में बात कर, इसराइल को तस्लीम करने के हक में बात कर रहा है, ठीक। ये झूठ है। अब सच दो है, अब अब्सार आलम है, उसका क्लिप है, ये सच है। झूठ उसमें मिला दी और इसराइल पे बात हो रही है। लेकिन क्रक्स ये था कि कोई फायदा नहीं होगा पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करने का, अगर कर भी ले तो। और उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया कि ये जो गालियां शालियां लिख के कि ये इसराइल को तस्लीम करने के फायदे गिनवा रहा है, ठीक। उस क्लिप को पूरा सुने ना, उसी को जिसपे ये लिखा हुआ है, तो उसके अंदर ही ये बात है कि ये मैंने कहा ये फायदे होंगे, तो मैंने आखिर में ये कहा कि ये तो इसकी कोई गारंटी नहीं है ये फायदे होंगे, हम व्हाट विल वी गेन आउट ऑफ इट, ये भी आखिर में कहा। तो मतलब ये था कि मैं एक आर्गुमेंट को ले रहा था, उसको मैं डिमोलिश कर रहा था। एक तरीका होता है बिल्ड करने का अपना आर्गुमेंट, बात करने का, मैं उस तरीके से बात कर रहा था। तो वो जाहिर है एक अदबी, कहते हैं उसे सिन्फ होती है, जो बेअदब लोगों ने देख ली, लिटरेरी जॉनरा था जिसको मैंने इस्तेमाल किया और उसको मैं कर रहा था। लेकिन बेअदब नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं और उनको पता है, वहां पे आपकी बात आती है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी वाली, कि जब बेईमान हो, देखिए फाइनेंशियल करप्शन
फिर इतनी नुकसान देनी है जितनी इंटेलेक्चुअल करप्शन है, क्योंकि लोगों के जहन में आप झूठ और जहर जब भर दे वो निकलता नहीं है, जो किया है पिछले 15 साल। आपने यही कहा ना कि हमें इस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक दिस इज अ टाइम वेस्ट, और उसकी रीजन यही है कि आपने बहुत से लोगों को इस झूठ पे लगा दिया जो बात मैंने नहीं जिन्होंने किया है उनको कह रही हूँ कि आपने लगा दिया। उस क्लिप में जो बात हुई नहीं, वो बात आपने कोट एंड कोट लोगों को बता दी, और नहीं, उसके उलट मैं कह रहा हूँ दिन है, वो कह रहे हैं कि ये कह रहे रात है। उसके बाद माशाल्लाह जो फॉलोवर्स हैं वो भी इतने कोई चीते हैं कि किसी ने भी कोशिश नहीं की कि जाके उस क्लिप को पूरा सुने और उसके बाद आके काउंटर कर दें कि यार जो बात आप कह रहे हैं वो गलत है। दिस इज हाउ अ जनरेशन हैज बिन बिल्ड कि वो फैक्ट चेकिंग ही नहीं करेंगे, वो जाके मेक श्योर ही नहीं करेंगे कि यही बात की है या नहीं की, जो अगले ने कह दिया उसके ऊपर आपने आंखें बंद करके यकीन कर लिया। देखिए ये बात जो है ना, ये तो आप अपनी जनरेशन को सिखाएं कि वो पढ़ें, झूठों को पकड़ें। मेरे एक रिश्तेदार आए हुए थे अमेरिका से कुछ दिन पहले, तो जाहिर है जो बीमारी फैली हुई है वहाँ पाकिस्तानियों में, उस बीमारी का शिकार है वो भी। तो साथ मुझे कहने लगे कि बात हो रही थी, मैं उन्हीं दिनों मैंने एक वो किया था यूट्यूबर्स के पैसे कमाने पे, और वो सारा जो जिससे झूठ और जहर बोल बोल के करते हैं ना, तो मैंने उन्हें रिकमेंड किया। मैंने कहा देखें, तो देख के कहने लगे, कहते हैं आपकी बात तो ठीक लग रही है, और मैं इमरान रियाज का वो झूठ नहीं भूल सकता जो उसने आसिफ अली जरदारी की मौत के बारे में बोला था, और मुझे उस शख्स से पता नहीं क्या, मैं कोई यकीन नहीं करता उसकी बात पे। मैंने कहा आप एक नहीं करते होंगे, बाकी सब पे तो आप करते हैं ना, और बहुत सारे उन पे करते हैं। तो लोगों को झूठ पता चल भी जाए ना आपकी जनरेशन के कि ये झूठा है, फिर भी उसको सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि वो मेरी जनरेशन से थी। पोलराइजेशन इतनी कर दी, नफरत आपने इतनी भर दी है, आपने इसको हक और बातिल की जंग बना दी, जो और आपने तनकीद की अपनी जनरेशन में। मैं आपकी जनरेशन में तनकीद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उस घटिया और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट जनरेशन पे तनकीद करना चाहता हूँ जो आपसे बड़ी है, जो हमारी है या हमसे थोड़ी सी छोटी है, जिन्होंने पैसे की खातिर अपना ज़मीर बेचा है और झूठ फैलाया। मेरे साथ दुश्मनी क्या है, मैं पैमरा में गया हूँ, आई हैव नो रिग्रेट्स। मैंने मीडिया में वापस नहीं आऊँगा, हाँ मैंने डिसाइड किया था, तो मैं क्या करूँ? क्या मेरा हक नहीं है? मीडिया क्या कोई मजहब है कि मैंने छोड़ दिया, मुर्तद हो गया हूँ, वापस नहीं आ सकता? मतलब ये सब प्रोफेशन। मेरा दिल एक वक्त में नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, दोबारा दिल किया, मैं आ गया। मेरी कोई ज़रूरत है, मेरी कोई मार्केट प्राइवेट सेक्टर है ना, तो मैं आ गया हूँ। एक वक्त में मैं नहीं करना चाहता था, मैं पैमरा में गया जिसमें मीडिया का एक्सपीरियंस होना लाजमी है पैमरा चेयरमैन के लिए। लेकिन ये लोग चाहते हैं पुलिस वाले से छितर खाएं। पुलिस वाले वहाँ थे पहले, चेयरमैन पैमरा जितने में आते थे, इनको पुलिस वालों से छितर खाने का शौक है। मीडिया वाला अपने तजर्बे की बुनियाद पर अगर वहाँ पे वो गया है तो ये नहीं है वो मीन मेख जो मर्जी निकालते रहे। और मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, एक फ्रंट डोर से एक प्रोसेस के जरिए गया हूँ, छोड़ा मीडिया। तो मीडिया के बाद मैंने, इनको पता है कि पिछले 10 साल में मेरे साथ क्या हुआ। मुझे 9 साल हो गए पैमरा छोड़े हुए, 9 साल, किसी को नहीं ये याद। प्राइवेट सेक्टर में मैं उससे ज्यादा तनख्वाह लेता था जितनी मुझे पैमरा ने दी, वो मैं छोड़ के गया। मैं बेरोजगार बाहर नहीं बैठा हुआ था, गलियां में सड़कें नहीं छाप रहा था। उसके बाद मैंने 9 साल पुरानी जो रिटायर हो गई है, जिन्होंने इनको पाला है, ये जो नाग जिनको मैं कहता हूँ, जिन्होंने आपकी जनरेशन के अंदर जहर घोल दिया आपकी रगों में, इन नागों को पाला है ना, मुझसे तकलीफ उस इस्टेब्लिशमेंट को थी। वो इनको रोजाना चाबी देते थे पीछे से कि पढ़ जो अफसार को, मेरे खिलाफ फ्रेंड्स बनते थे रोजाना, सिर्फ इसलिए। क्या मेरा कसूर था? मेरा कसूर सिर्फ ये था, मैं सच बात करता था, मैं किसी का प्रेशर नहीं लेता था, किसी का भी नहीं लेता था। इनको तकलीफ ये थी जो अब रिटायर होकर घर बैठे पेंशन खा रहे हैं ना, कौम के बच्चों को खराब करके, और गोल्फ खेल रहे हैं, इनको तकलीफ ये थी अब सार हमारी पॉकेट में नहीं था। और मेरा ये ईमान है कि तुम हो क्या चीज कि मैं तुम्हारी पॉकेट में हूं। हाँ, अगर मुझसे कैरेक्टर में बेहतर हो, इंटेलेक्ट में बेहतर हो, मुल्क से ज्यादा वफादार हो तो इज्जत करूंगा, वरना मुझसे एक्सपेक्ट ना करेंगे मेरे। तो उनके पास ये पालतू थे नाग, वो खुद तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है डायरेक्टली मुझसे कन्फ्रंटेशन करते, वो भी की बाद में मुझ पर कातलाना हमला हुआ। मेरे बच्चों को यूनिवर्सिटी में इतना तंग किया गया, मेरे बेटे को उठा के ले गए, मारा उसको, मेरे पे मुकदमात हुए गद्दारी के, बगावत के। क्या था मेरा कसूर? मैं बाहर बेरोजगार बैठा हुआ था। मैं बताऊं इनको कि मैं टीआरटी में
टीआरटी में यहाँ से अपना टिकट लेके गया इंटरव्यू देने के लिए इस्तांबुल, टीआरटी में जॉब करने के लिए। उन्होंने मुझे, आज मैं पहली बार ये बात बता रहा हूँ, $400 की उन्होंने मुझे ऑफर की पर मंथ। उन्होंने कहा आप हमारे लिए एक वीकली एक आर्टिकल लिखेंगे, इस रीजन का एनालिसिस करके देंगे हमें, पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक जो भी है, और जब भी टीआरटी को जरूरत होगी एक एनालिस्ट की साउथ एशिया पे, पाकिस्तान से हम आपको लिया करेंगे टीवी पे। एग्रीड, साइंड। वापस आ गया मैं, आके पहला मेरा उन्होंने कमेंट, पहला दफा मुझे उन्होंने टीवी पे लिया। ये मेरी पहली जॉब थी 1 साल बेरोजगार रहने के बाद, क्योंकि मुझे कहीं जॉब नहीं करने दी जा रही थी। तो उन्होंने मुझे लिया, मेरा एनालिसिस ऑन एयर गया। मैं ये कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, पहली दफा वो ऑन एयर चला गया, लाइव था टीआरटी पे, इंटरनेशनल टीवी चैनल तुर्की का। हाँ। तुर्की का। जैसे ही वो गया वहां, यहां पे उनके ऑफिस को फोन कॉल आई, अगर आपने ये ऑफिस चलाना है यहाँ पे टीआरटी का, तो ये बंदा आइंदा हमें टीवी पे न नजर आए, और ना ही इसका कोई आप कोई आर्टिकल छापेंगे। और ये जो ऑन एयर चला गया है ना इस वक्त, एक इसका कमेंट एनालिसिस, ये आपकी वेबसाइट पे डिजिटल पे पड़ा हुआ है, इसको हटाएं यहाँ से। एंड विद इन एन आवर इट वाज रिमूव्ड। मेरा एक 20 साल 25 साल पुराना दोस्त जो बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता, उसको एक एड कैंपेन मिली जिसका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं था, मीडिया के काम से। उस वक्त तक मुझे 5 साल हो गए थे बेरोजगार हुए। उसने मुझे कहा कि तुम एज एडिटर, मैं जितनी भी कैंपेन बना रहा हूँ उसको तुम पढ़ के उसकी एडिटिंग करके, इंग्लिश में उर्दू में दोनों में होनी थी, तो तुम हमारे साथ काम करो, 4-5 महीने का प्रोजेक्ट है, तुम्हारे भी पास पैसे बन जाएंगे। मैंने एग्री कर लिया। पहली मीटिंग हुई, लाहौर गया, वहां सारी चीजें तय हुई, पैसे नहीं थे, मैंने पैसे नहीं मांगे उससे, उसने कुछ जो भी देने थे, मुझे ये भी नहीं पता कितने देने थे। वापिस आया हूँ, दूसरे दिन एक ट्वीट की बुनियाद पे मुझ पे गद्दारी और बगावत का केस करवा दिया गया। आसिम सलीम बाजवा स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, और फवाद चौधरी वजीर इतलात थे, और आसिफ DGISPR था, फैज DGC था ISI में, और कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ था। उसने सुबह खबर छपी, अब सार के ऊपर मुकदमात हो गए हैं ट्वीट करने पे, जिसमें मैंने सिर्फ ये पूछा था, भाई अपनी तनख्वाह में तुम बच्चों को 3 को कैसे बाहर पढ़ाते हो, मुझे ये फॉर्मूला बताओ, मैंने भी पढ़ाने अपने बच्चे बाहर तनख्वाह में। उसने मुझे मैसेज पे, उसने टेक्स्ट पे मुझे फायर कर दिया, मेरे दोस्त ने 25 है। उसने कहा मेरे पे इतना प्रेशर है कि मैं तुम्हें ये 4-5 महीने की नौकरी भी नहीं दे सकता। और ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे गोली लगने पे फिल्मों के क्लिप लगाते थे, कहते थे झूठ बोल रहा, मुझे कातलाना हमला हुआ, गोली लगी, मैं झूठ बोल रहा। फाइनेंशियली इतना डैमेज कर दें कि आप, मुझे आई हैव नो रिग्रेट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने अपनी मैंने मुझे मेरे माँ बाप ने मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ी, मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी थी, मैंने बेच के इज्जत के साथ जिंदगी गुजारी है, मेरे दोस्त मेरे साथ थे, अल्लाह का बहुत शुक्र है मुझे मैं इन लोगों की तरह मंगता नहीं हूँ, बेकारी नहीं हूँ, इसलिए खुल के बात करता हूँ। लाए ना आए ना सामने जिसने मुझे मेरे ऊपर, मैं इतने सालों से बाहर हूँ, लगाए मेरे पे करप्शन का इल्जाम, कोई बदनवानी निकाले ना, 2 साल में वहां काम करके आऊँ, कैमरा में प्राउडली काम करके आऊँ। वो लोग आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, उनसे जाके पूछें कि पैमरा में कौन आया था चेयरमैन जिसने उनका भी ख्याल रखा और पैमरा को इदारा भी बनाया। यही तकलीफ थी जो रिटायर होकर घर चले गए, उनको ये था ये सिविलियन इदारे को खड़ा क्यों कर रहा है, सिविलियन इदारा तो नहीं बनना चाहिए इस मुल्क में। दिस वॉज दी ओनली एनमिटी बिटवीन, और उनके वो बताया, ये उनके आगे रखे हुए नाग थे पाले हुए। तो आज से ये 15 साल हो गए मुझे ये सब बर्दाश्त करते हुए। तो इनका ख्याल है कि मेरा हौसला ये अब तोड़ ले, ये तोड़ लेंगे आगे हौसला मेरा, इनके बाप दादा नहीं तोड़ सके। That is the answer for you. अब मेरे ख्याल तो में मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों को समझना चाहिए कि झूठ का कितना नुकसान है, कितनी तबाही है, लोगों पे हमले हुए, कत्ल हो गए लोग इस वजह से। तो क्योंकि उन पे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, झूठ बोला जाता है, और झूठ सबसे बड़ी लानत है, हमारे मजहब में भी ये कहा गया, लेकिन नहीं बात आते। तो लोगों को, जिनकी आप बात करें, उस जनरेशन को चाहिए कि अगर उन्हें कुछ ऐसी चीज नजर आए, थोड़ी सी फैक्ट चेकिंग करें, रिसर्च कर देखें। आपके पास भी उतना ही ब्रेन है जितना इन लोगों के पास है, आप भी उसको इस्तेमाल ब्रेन को सिर्फ सुलाते रहते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आप बताएं ना इनको कि AI जितना यूज करेंगे उतना दिमाग सोएगा,
काम नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता ये लोग एआई भी यूज करते हैं। आप एआई से जाके ये बात पूछ सकते थे कि ये चीज हमने कही है या नहीं कही, मे बी उसने भी आपको जवाब दे ही देना था। लेकिन खैर लेकिन एआई इज इन्फेक्टेड। अगर लॉट ऑफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा एआई में जाएगा, ग्रॉक देखे ना, ग्रॉक को जिधर मर्जी ले जाए आप घुमा के, पाकिस्तान ने उसकी नाक से पकड़ा हुआ है, आधे इधर ले जाते हैं, आधे उधर ले जाते हैं। इसीलिए एआई की भी इंफॉर्मेशन को अब ये कहा जा रहा है कि आप खुद डबल चेक करें फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। हमारा आज का दूसरा टॉपिक दैट इज पीटीआई, और पहला भी खैर पीटीआई की तरफ से ही शुरू किया गया था, हमें इस वजह से उस पर काफी टाइम भी लगाना पड़ गया। पीटीआई से ज्यादा मैं समझता हूँ कि वो जो सहाफी नुमा लोग हैं ना, हाँ, उनका कसूर ज्यादा है, और इमरान खान को भी वो किसी डील पे पहुंचने नहीं दे रहे। उनके यूट्यूबर्स के पैसे आना बंद हो जाएंगे अगर इमरान खान मुफाहमत कर लेता है सिस्टम के साथ, और जो मुल्क को आगे चलता है, करनी मुफाहमत ही पड़ेगी। अगर ये समझते इनकलाब आएंगे तो नहीं आएगा। यूट्यूबर्स के पास अगर पैसे आ रहे हैं तो अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हो रहा है कि वो पहले जो 5 अगस्त को रिहाई की बात हुई, अब वो उसको 90 दिन तक ले गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये 90 दिन तक लेके जाने में क्या पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है? क्या इमरान खान के जो बेटों के आने से मुतालिक जो खबर आई थी वो रीजन है, या देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सच बोलना चाहिए ना। सच्ची बात ये है कि 2 व्यूज हैं, ठीक है, पीटीआई में। एक व्यू है कि हमें जैसे पिछली सियासी जमातों ने सर्वाइव किया, एक हाइब्रिड निज़ाम है और आपने बनाया है, पीटीआई ने बनाया है, स्ट्रेंथन की, पहले भी था, वीक हो रहा था, आपने स्ट्रेंथन किया आके। आपने खुद कहा टीवी पे आके कि मुझे तो एक बिल पास करवाने के लिए सेक्टर कमांडर को कहना पड़ता था कि जी आके एमएनए इकट्ठे करके दें। ये आप ऑन रिकॉर्ड कहा है ना, खान साहब ने कहा ना। तो और हाइब्रिड निज़ाम क्या होता है? आपका जनरल फैज जो है इस मुल्क में उस दौर में जितना क्राइम जनरल फैज ने किया है शायद ही किसी ने किया हो इस मुल्क में, क्रिमिनल लोगों ने भी नहीं किया होगा। जितना माल उसने बनाया और उसके साथ कुछ और लोगों ने बनाया मिलके, शायद और वो सारा इमरान खान की शय पे बनाया। इमरान वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था इस मुल्क का, बल्कि मैं तो कहूँगा खैर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सुपर प्राइम मिनिस्टर तो एक और था जनरल कमर बाजवा। तो ये जो था ना, अब उसमें उस दौर में आपने इस निज़ाम को इतना स्ट्रेंथन कर दिया जहां जनरल आसिम मुनीर जैसा ईमानदार जर्नैल भी सर्वाइव नहीं कर सका, उसे डीजीआई से ओहदे से हटा दिया। उसके पीछे जनरल फैज की साजिश शामिल थी, क्योंकि जनरल फैज खुद डीजीआई से बनना चाहता था। और हुआ फिर, मैं जो कह रहा हूँ फैक्चुअली गलत हो तो बताइएगा मुझे, फिर हुआ। खैर वो लंबी बात उधर चली जाएगी। तो 2 व्यूज हैं कि एक तो हाइब्रिड निज़ाम है और वो कामयाब हुआ इस सेंस में कि आपने इंडिया को शिकस्त दी है, जिसके बाद से फौज के बारे में आप जो प्रोपेगेंडा नेगेटिव करते हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, उनके लोग फौजी शहीद हो रहे हैं, तो लोग पसंद नहीं कर रहे कि आप इस वक्त फौज के ऊपर दबाव डालें, राइटली और रॉन्गली। सियासत में वो हैं, तिजारत में हैं, अदालत में हैं। लोग कहते हैं हमें आगे चलना है, हमें रोटी चाहिए, हमें बेरोजगारी खत्म करें, बिजली के बिल कम करें। इसके लिए लोग की तवज्जो इस तरफ है। और जो क्लिप्स चलते हैं ना, वायरल होते हैं लोगों के, वो केपी से भी ऐसे ही हैं, लेकिन केपी से क्लिप बनाए नहीं जाते। वरना आपने वो सर्वे आया है ना केपी का, गैलप का, एक उसमें क्या है देख लें आप। पीटीआई के वोटर्स, अवाम का सर्वे नहीं, उन्होंने पीटीआई के वोटर से सर्वे किया है, जिसकी मेजॉरिटी ये कह रही है ये करप्ट तरीन हुकूमत है और ये कुछ डिलीवर नहीं कर रही। लेकिन वहां ना मीडिया जाएगा, ना वहां पे सोशल मीडिया वाले जाते हैं। पंजाब में या सिंध में हर एक का फोकस है। तो एक बात तो ये है कि आपने वो हाइब्रिड निज़ाम में लोग कुछ बहुत सारे ये हैं, वो चाहते हैं कि आप इसमें मुफाहमत करें, एक अमन और का माहौल पैदा करें। शायद खाकान अब्बासी ने भी कल कहा कि तमाम सियासी जमातें मिलें, 7-8 लोग, और वो कुछ मिनिमम कॉमन एजेंडा होना चाहिए, जिसमें मईशत है, गवर्नेंस है। अगले इंतखाबात हैं, इंतखाबात पहले नहीं होने वक्त से, सही है, ठीक है। उन इंतखाबात में आप बेहतरी के हालात, आइडियल वो भी नहीं होंगे। मैं अभी बता रहा हूँ, पता नहीं किस सियासी पार्टी ने वो जीतने हैं या किसने मामला तय करके इक़्तिदार में आना अगले इंतखाबात के बाद, शफाफ वो भी नहीं होंगे। दुनिया में कहीं भी नहीं ऐसा होता। अमेरिका के इंतखाबात पे भी उंगली उठती है। तो हमें तो अभी बहुत टाइम लगेगा वहाँ उस मंजिल तक पहुँचने। उस मंजिल तक पहुँचने में कुछ लोग जो यूट्यूबर्स बाहर बैठे हैं, वो इमरान खान को बांस पे चढ़ा के गरीबों के बच्चों को मजीद को कुछ को मरवाना चाहते हैं। तो यही होगा बस। अगर आप समझे ना, इससे आप हुकूमत उल्टा देंगे, एक वजह मुमकिन नहीं है। ये भी हो सकती है तो इसलिए वो इसलिए वो जो ग्रुप है ना, बहुत बड़ा ग्रुप जो पीटीआई लीडरशिप का है, जिनका आपने जिक्र किया, वो ये चाहता है कि मुफाहमत से बात आगे बढ़े
खान साहब के लिए नरमियाँ हो, पार्टी के लिए नरमियाँ हो, पार्टी अपनी सियासत करे। उस तरह सिर्फ माजी में पीपल्स पार्टी ने की है और पीएमएलएन ने की है और सरवाइव किया है। टाइम पूरा करें। एग्जैक्टली क्योंकि इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, मैं अभी आपको ये नहीं बताना चाहता कि जनरल आसिम मुनीर की इस वक्त फौज में पोजीशन क्या है, क्योंकि आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। लेकिन आप लोग बहुत ही गलत फहमी का शिकार हैं, क्योंकि आप लोग उन लोगों को सुनते हैं जिनके इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, इस मुल्क से बाहर बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है ग्राउंड रियलिटीज का। यानी हम डिल्यूजन्स में हैं, आप वो ब्रेक नहीं करना चाहते फिलहाल। डीप डार्क डिल्यूजन्स, ट्रिपल डी। एक वजह ये भी हो सकती है कि पीटीआई को ये जिस लीडरशिप की आप बात करें, इस लीडरशिप को इस बात का यकीन है कि अब लोग सड़कों पे मरने के लिए भी नहीं आएंगे। अब केपी से मे भी थोड़े से लोग ले आए, लेकिन बाकी शहरों से शायद वो बाहर ना निकलें, वोट देने के लिए निकल आएंगे, सोशल मीडिया पे सपोर्ट आपको नजर आ जाएगी, बाकी चीजों में प्रोटेस्ट, एक्टिव प्रोटेस्ट के लिए वो शायद बाहर ना आए, इस वजह से वो प्रोटेस्ट वाली साइड पे जाना ही नहीं चाह रहे। नहीं, ये नहीं होगा। देखें ना, 2014 से धरनों की सियासत खान साहब ने शुरू की है, 11 साल हो गए। यही महीना, यही गर्मियां थी जब लाहौर से धरना मार्च, वो जो भी था, ताहिरुल कादरी के साथ मिलके इमरान खान निकले। ठीक है, 2014 में 2014 से 2025 आ गया। जिनको चाबी जिन्होंने इमरान खान और ताहिरुल कादरी को चाबी दी थी, मैं आपकी जनरेशन से और आप जैसे जो चाहने वाले हैं इमरान खान के, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उन सब का नाम याद करें जो लेके आए इमरान खान, जो धरने पे लगाया, इस सड़कों की सियासत पे, गालियां निकालने पे, प्रोपेगेंडा करने पे, लोगों को जहर भरने में, नफरत भरने में लगाया जिन्होंने, वो आज किधर है? उनमें से कितने शहीद हो गए हैं? उनमें से कितने जख्मी हुए हैं इमरान खान के लिए मदीना की रियासत बनाते हुए? बताएं। या वो पहले से ज्यादा अमीर और उनकी जिंदगी ज्यादा आरामदेह हो गई है? बताएं। एक अरशद शरीफ हुआ है ना शहीद, ठीक है। उसके अलावा मुझे बताएं, वो भी जर्नलिस्ट था, इसलिए। बाकी जो एंकर फरार हो गए हैं या यहाँ पे जो हैं, इनमें से किसी को क्या हुआ है? इनके बच्चों को क्या हुआ है? आया कुछ सड़कों पे मरे तो गरीब का बच्चा ही ना, मिडिल क्लास के बच्चे मरे ना। ये तो गोल्फ खेल रहे हैं, ये बड़े बड़े क्लब्स की मेंबरशिप है इनके पास, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं, मौजें करते हैं, और यहाँ पॉलिटिकल वर्कर, सिविलियंस वो सफर कर रहे हैं। तो फिर तो यही कह रहा हूँ इतना तो, लेकिन मरा कौन? गरीब का बच्चा। परेशान कौन? गरीब और उसका बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा, पॉलिटिकल वर्कर, जिनको इन्होंने गलत रास्ते पे लगाया। उस वक्त 2014 से 11 साल, जो बच्चा 11 साल का था ना, आज 22 साल का है। कितने बच्चे हैं जो उस वक्त स्कूल और कॉलेज में जाने चाहिए थे, उस तरफ लगाते। केपी में हुकूमत तब भी थी, आज भी है। पूछता हूं ना सवाल इन सबसे कि 2011 में जो बच्चा 11 साल का था, आज वहां पे 50 के 55 लाख बच्चे, कितने 74 लाख बच्चे, वो उस दिन जो डेटा आया था, स्कूल से बाहर हैं केपी में। 2011 में जो बच्चा 11 साल का था, वो आज 22 साल का। बताएं उसको आपने कितनी तालीम दिलाई है? जो आपके 50% बच्चे तो बाहर हैं। तो उनको टेक्निकल स्किल्स सिखाते, उनको किसी अच्छे काम पे लगाते, वो आज खुशहाल होते, अपनी फैमिली का टेक केयर कर रहे होते, आपका सूबा खुशहाल होता, लोग वहां से हिजरत ना कर रहे होते, बाहर वापस आ रहे होते, तो आपकी रेपुटेशन बनती, आपको दूसरे सूबों से भी सपोर्ट मिलती। नहीं, हमने मारना है, मारो या मर जाओ, मारो या मर जाओ। अभी इंटरनल लड़ाई भी है, ना खुद मरते हैं ना मारते हैं किसी को। गरीब का बच्चा मरता है, गाली निकालते हैं फौज को उसकी बुनियाद पे या पुलिस को। तो ऐसे तो नहीं मुल्क चलते, ना ऐसे सियासत चलती है। उन्होंने जिन्होंने इनको सबक सिखाया था, वो बड़े सुकून से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ, हैप्पी आवर भी करते हैं वो। ठीक है। और ये इमरान 80 साल की उम्र में भी, 70 साल की उम्र में भी बड़े सुकून से उनकी शामें गुजरती हैं। और देखते हैं टीवी चैनल पे क्या बोल रहे हैं बैठे हुए, पागल हो गए, हमसे सीखे जिंदगी। वो हमें ये ताने देते हैं। तो सही कह रहे हैं वो, ये सोचे लोग, सीखें उनसे। आपने जो सीखा हुआ है उनसे वही काफी नहीं। आपने लोगों ने नफरत, गालियां, गलीज किस्म की गुफ्तगू आपने उनसे सीखी है, और वो अपने पेयर्स को वो ये बात नहीं करेंगे। कभी वो अपने में से किसी को गाली नहीं देंगे, ना कोई उनको गाली देने देगा आपको। ये होती है कैमराडरी जिसे कहते हैं, ये होती है ब्रो कोड।
ओके इधर आप लोगों में है, सियासतदानों में है ब्रो कोड कोई ना, जर्नलिस्ट कम्युनिटी में बिल्कुल एग्जैक्टली तो जर्नलिस्ट ने तो खैर अपना एथिकल वैल्यू कोई नहीं रहने दी ना, उन्होंने तो बस उन्होंने कहा जी कि हमें बस डॉलर कमाने हैं, अब सार को गाली निकाल कर निकलते हैं उसको। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो गए मेरे ख्याल में, जर्नलिज्म छोड़ के फिर पॉलिटिक्स ही ज्वाइन कर लें जितना ओपनली। देखिए जर्नलिस्ट की पॉलिटिकल ओपिनियन होगी, ये भी हम गलत बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें होना और एक पार्टी की बिल्कुल साइड ले लेना, मुनाफकत ना करें। कहीं हमारी पॉलिटिकल ओपिनियन है, मेरी है पॉलिटिकल ओपिनियन, न्यूयॉर्क टाइम्स अपने माथे पे लिखता है इलेक्शन कैंपेन से पहले कि हम डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लिखता है, फॉक्स न्यूज लिखता है, डिक्लेयर करता है कि हम ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। वो मुनाफकत नहीं करते हमारे यहाँ सहाफियों की तरह, हमारे मीडिया हाउसेस की तरह मुनाफकत नहीं करते। वो मुसलमान नहीं है लेकिन मुनाफिक नहीं है वो। हम मुसलमान भी कहलाते हैं, दाढ़ियां भी रखते हैं जो सफेद हो गई हैं, लेकिन मुनाफकत करते हैं। हाँ हम गैर जानबदार, हम उनके जलसों से ये लोग जाके खिताब करते हैं, पॉलिटिकल जलसों से खिताब करते हैं सबकी वीडियो से, लेकिन कहीं हम गैर जानबदार हैं। मैं हुकूमत की मैंने पता किया, मेरे से मसला क्या, मैंने उस वक्त हुकूमत में गया हूं जब नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म था। अगर नवाज शरीफ के अलावा इमरान खान वज़ीर आज़म होता किसी को मुझ पर इतराज़ नहीं होता। अगर नवाज शरीफ की जगह परवेज मुशर्रफ के दौर में मैं हुकूमत में चला जाता ना, किसी को इतराज़ होता। लंबी लिस्ट है 100 लोगों की, मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ। ये आज भी बड़े मुजाहिद बने हुए हैं ना, ये भी सरकारी टीवी चैनल्स में परवेज मुशर्रफ के दौर में काम कर चुके हैं। छोड़े इन बातों को, कई दफा काम कर चुके हैं। ये कही थी कि पॉलिटिकल एफिलिएशन आपकी ऑल इन ऑल एक पार्टी के साथ नहीं हो सकती ना, आप राइट्स एंड रॉन्ग्स को उनकी बात कर सकते हैं। झूठ ना बोले, मुनाफकत ना करें। देखिए झूठ कैसे है, झूठ वही जो मैंने आपको बताया कि एक दिन है आपके नहीं रात है। आप एक खबर को ऐसे करें एज इट इज, जैसे ही है कि जो भी खबर है कि खान का कोई बातचीत हो, डील हो रही है नहीं हो रही, ये खबर है। अब आप उस पर अपना तजिया दें और अब कहें कि ये मेरा तजिया है। exactly. आप उसको मिला के मिक्स करके मैं सच कह रहा हूँ, भाई आप सच नहीं गई, अल्टीमेट सच तो है ही नहीं कहीं सिवाय अल्लाह मियां के पास। तो झूठ और सच में भी फर्क नहीं आप करते, तजिया और खबर में भी फर्क नहीं करते, और कह देते जी कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, कि बस वो ये सारे करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये लूट के खा गए। मैं ठीक हूँ। बस वो मैं अगर खत्म हो जाए तो शायद आधे मसले खत्म हो जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।